ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया एवं संयोजक भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ। मित्रों, आज हम भारत की राजनीति का एक ऐसा परिदृश्य आपके सामने रखना चाह रहे हैं जो भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, जो भारतीय जनता पार्टी में यादव बनाम लोधी जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो इन जातियों में यादव और लोधी ने क्या पाया, क्या खोया, क्या गमाया, और भारतीय जनता पार्टी में किसने क्या पाया। मित्रों, ये बहुत ही गहराई का और चिंतन का विषय है कि देश में जो जातियां कठोर मेहनत कर रही हैं, इनकी आबादी भी बहुत है, और उनके आधार पर जनतंत्र में अगर उनको न्याय और हिस्सेदारी विकास में नहीं मिलती है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम सभी जातियों का क्रमवार विश्लेषण करेंगे कि देश में जातिवाद निश्चित रूप से है, क्योंकि हर पार्टी अपनी विजय के लिए जातीय आधार पर टिकट देती हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो मित्रों, इसमें जो आज का परिदृश्य है, इसमें पहले हम आपको देश में लोधी की और यादव की जो स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, जो सत्ता में केंद्र में 10 साल से है और उत्तर प्रदेश में सत्ता में लगभग, और मध्य प्रदेश में तो लगभग 20 साल से है, और उत्तर प्रदेश में भी लगातार 8 साल से फिलहाल है। तो इसमें लोधी जो देश की बहुत बड़ी आबादी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में भी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, बंगाल, त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं, उनमें भी लोधी बड़ी संख्या में है। इसमें लोधी जो कल्याण सिंह जी को और उमा भारती को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, जो केवल उपयोग करने के लिए, यूज करने के लिए, तो लोधी समाज के लोग 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, जैसा कि उनको उसका उपयोग करना था। और जो समझदार लोग थे वो लगभग 15-20% नहीं गए, वो भी कहीं भी रहे हों, स्वतंत्र रहे हों, निष्पक्ष रहे हों, या और दूसरी किसी सामाजिक न्याय की पार्टी में गए हों, या कुछ कांग्रेस में भी गए हों। और यादव के खिलाफ लोधियों को यूज किया गया इतिहास में, यानी कल्याण सिंह जी और उमा जी के साथ भाजपा में लेने के बाद, और वो रणनीति थी कि जो पिछड़ों का आंदोलन है राष्ट्रीय लेवल पर, 27% इनको मंडल कमीशन के द्वारा जनता दल ने हिस्सेदारी दी है, तो इसमें SC ST और OBC ये बड़ी संख्या में देश में लगभग 85% लोग हैं। ये देश की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? जो देश में हजारों साल से सवर्ण मानसिकता वाले लोग, अपने को उच्च समझने वाले लोग, तथाकथित उच्च वर्गीय
मानने वाले इनका क्या होगा। तो जो हजारों साल से इनको काम वाला यानी हल चलाने वाला, भेड़ बकरी चलाने वाला, भैंस और गाय चराने वाला, दूध निकालने वाला, सब्जी पैदा करने वाला, लकड़ी लोहा यानी लोहार काम करने वाला, बढ़ई का काम करने वाला, बर्तनों का काम करने वाला, इस तरह के तमाम सुनारी का काम करने वाला, इस तरह के तमाम जो काम वाले लोग थे यानी मेहनत कश लोग थे, देश के वास्तव में इस मालिक और मेहनत करने वाले लोग थे। इन लोगों को कैसे हम वहीं रख पाएंगे और इन पर हम स्थायी रूप से कैसे सत्ता पर कब्जा बनाए रखेंगे, ये षड्यंत्र में लोग आए। और विशेष रूप से लोधी बादरी मुख्यमंत्री 2 बनने के बाद। अब बताइए आज की राजनीति में कि केंद्र सरकार में, पिछली भी केंद्र सरकार में यानी 2019 के बाद दूसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्रित्व में चालू हुआ, उसमें केंद्र की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, जो राजस्थान अलवर से हैं, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तथा जो बिहार से नित्यानंद राय यादव, जो एक देश का बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे कहते हैं गृह विभाग, तो गृह विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया। और आज भी वो राज्य मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव आज भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और राज्य मंत्री किसके हैं? गृह मंत्रालय के नित्यानंद राय साहब यादव बिहार से। तीसरे जो हंसराज गंगाराम अहीर, जो पहले गृह राज्य मंत्री थे पहली सरकार में मोदी जी की में, उनको इस सरकार में पिछली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर दर्जा होता है तथा जो देश की आधी आबादी से ज़्यादा के लिए हिस्सेदारी को कैसे दिलाई जाए उसका महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो ये हो गए 3 स्थान, महत्वपूर्ण स्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और अगली बात आती है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब लोधी जाति की स्थिति देखिए, जिस लोधी जाति की वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में आई, जब तक कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए तब तक कभी भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं बनी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य हैं, इसको चिंतन और मंथन करें। और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति थी, जब तक उमा भारती को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, देवी दुर्गा नहीं बताया गया, तब तक मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। तो दोनों को मुख्यमंत्री बना करके और लोधी समाज को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा केंद्र में सरकार बनाई और लोधियों को भाजपा के रंग में और नशे में रंग दिया।
कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है कि 2 मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों ने क्या किया लोधी जाति के लिए, ये सभी को पता है। उनको करने का मौका ही नहीं दिया गया। और जब कुछ करने की हिम्मत की, अपने जाति के लिए न्याय की, सम्मान की, खुशहाली की, हिस्सेदारी की, कल्याण सिंह जी और उमा भारती जी ने अपने अपने प्रदेशों में, तो उनको निकाल करके बाहर कर दिया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में 1991 में कार सेवकों पर मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, गोलियां चलाई कार सेवकों को, और मुल्ला मुलायम है और कार सेवकों का हत्यारा है। इसके वीडियो पूरे देश में दिखाए गए। जो कार सेवा हुई थी अयोध्या में, उसमें लगभग 14 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। उन सबके वीडियो बना करके देश भर में प्रचारित किया गया और कल्याण सिंह जी को हाईलाइट किया गया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो कल्याण सिंह जी बाद में सरकार बनी और मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन बरादरी जो उनकी थी, जिन्होंने तन मन धन से पूरा रिस्क लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उनके लोगों को 10% छोड़िए 1% भी हिस्सेदारी नहीं मिली, न वो ले सके, क्योंकि परतंत्र मुख्यमंत्री थे। यानी दोनों लोग परतंत्र मुख्यमंत्री थे। तो परतंत्र ही होते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, यानी तथाकथित सवर्ण नेतृत्व जो कहता था वही करना होता था। इसलिए उन्हीं के निर्देशों पर उन्हीं लोगों ने लाभ उठाया और उन्हीं के निर्देशों पर कल्याण सिंह जी और उमा भारती जी काम करते रहीं। और इसी बीच में जब पहली बार राम नरेश यादव जी जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बने, उस समय कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे और मुलायम सिंह जी यादव सहकारिता मंत्री थे। हम लखनऊ में उसी समय पढ़ते भी थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे 78 में। और जनता पार्टी की 1977 की जो चुनाव की एक पूरी कहिए रणनीति थी और चुनाव अभियान था, उसमें हम शामिल थे और पूरी तरह से समर्पित होकर के जनता पार्टी में हम लोग भी लगे। उस समय सभी लोग जनता पार्टी में थे। कांग्रेस को देश से पहली बार उखाड़ फेंका गया आज़ादी के बाद, लगातार कांग्रेस का ही शासन था। तब यादव और लोधी साथ साथ थे। उसी पीरियड में यादवों की बहुत बड़ी विधायकों की संख्या होने के नाते मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी को बनाया गया और लोधी समाज के सभी और पिछड़ी जातियों के साथ में थे। अब इसमें आपको सभी को पता है, जो पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, नए लड़कों को जानना बहुत जरूरी है, लोधी जाति के लोगों को, कि कल्याण सिंह जी ने अपने उस काल में जिसमें स्वास्थ्य मंत्री थे राम नरेश यादव जी के मुख्य काल में 5 लड़के को भी नौकरी और ठेकेदारी नहीं दे पाई। उसी पीरियड में सहकारिता मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह जी ने लगभग 1000 लोगों को नौकरियां दी। राम नरेश यादव जी ने भी मुख्यमंत्री काल में अपने में पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को उनकी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में
दिलाने की पूरी कोशिश की और दी भी। और जो व्यक्तिगत एक अपना पावर था कैबिनेट मिनिस्टर का, तो कल्याण सिंह जी उसमें ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति का तगमा दिखाते हुए उन्होंने अपनी बिरादरी को भी 5 लड़कों को भी स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी नहीं सर्विस दे पाए। कोई रिकॉर्ड नहीं बता सकता है आज भी। और जहां कल्याण सिंह जी के तुलना में मुलायम सिंह जी यादव ने 1000 के लगभग SC ST OBC को और कुछ ब्राह्मण भी थे उसमें दिया, इसकी जितनी आबादी के हिसाब से, तो यादव को हो सकता है कुछ ज़्यादा मिला हो, लेकिन यादव की आबादी उतनी ज़्यादा भी है और यादव की आबादी ने उतना ज़्यादा संघर्ष भी किया है। तो ये देखते हुए वो सरकार, जब राम नरेश यादव जी ने न्याय की बात कही तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने राम नरेश यादव की सरकार से इस्तीफा वापस ले लिया। और उसके बाद दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, दिल्ली में भी आ गई 1979 में और उत्तर प्रदेश में आ गई। उसके बाद दोबारा फिर अभियान चला 82 से लेकर 80 से लेके मंडल कमीशन जब आ गया तो मंडल कमीशन का अभियान चला 90 तक। तब तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो 91 में कल्याण सिंह जी आए थे उनको भी हटा दिया गया। उसके बाद दोबारा भाजपा की सरकार नहीं बनी और किसी का बहुमत नहीं आया, तो नंबर से यानी सपा बसपा का समझौता 93 में हुआ था। उसमें मायावती जी और मुलायम सिंह जी के बीच में मतभेद हो गया और सरकार वो दोनों की मिला के चल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी बाहर थी, उसने मायावती जी को समर्थन देके सरकार बनवा दी। उसके बाद सरकार चली, दोबारा फिर चुनाव हुआ, तो उसके बाद भी पूरे बहुमत से वो सरकार नहीं बनी। फिर दोबारा मुलायम सिंह जी को मौका मिला 89 के अंत में 90 में मुख्यमंत्री बनने का, तो उन्होंने फिर अपने लोगों को अपनी पूरी पावर का, शक्ति का उपयोग करते हुए हिस्सेदारी दी, किसी दूसरे का नहीं छीना, अपने लोगों को हिस्सेदारी दी। साथ में जो कुछ लोग उनके साथ और जातियों के भी जुड़े थे, पिछड़ी जातियों के, अनुसूचित जातियों के, जनजातियों के कुछ सवर्ण लोग भी थे, उनको भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी तो दी और मजबूत बने। और हमारे कल्याण सिंह जी जो कहे जाते हैं ईमानदार और आदर्शवादी, उनके लोगों को सिवाय कुर्बानी के कुछ नहीं मिला। और भूखे भजन होए गोपाला, फिर भी हमारे लोग, फिर भी लोधी समाज के लोग उनके साथ जुड़े रहे और जुड़ने के बाद आज भी जुड़े हुए हैं। और यादवों से आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, तो यादव और लोधी के बीच में ब्राह्मणवादियों ने इतना कड़वा जहर भर दिया है कि दोनों को एक साथ करना बड़ा मुश्किल है। अब आज की तारीख में देखें तो जो यादव जाति के हमारे कुछ लोगों को सर्विसें मिली अच्छी संख्या में, ठेकेदारियां मिली, और उत्तर प्रदेश की पुलिस में वो लोग दंड बैठक, रेस, फिजिकल फिटनेस में भी मेहनत करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भी आते हैं केंद्रीय सत्ता में, मिलिट्री में भी, फोर्स में भी, जितने भी फोर्स हैं केंद्र सरकार के अंडर में,
रक्षा मंत्रालय में और जो पुलिस में, उत्तर प्रदेश में और भी प्रदेशों में, तो वो तैयारी करते हैं और वो आगे आते भी हैं। तो जब उनके लोग अच्छी संख्या में सर्विस में आए, ठेकेदारी में आए, उनको न्याय सत्ता से भी मिला, सत्ता ने भी उनको समर्थन किया। यानी यादव सरकार मुख्यमंत्री काल में बिहार में भी यही हुआ, लालू जी के साथ में, लालू जी के सरकार में समर्थन मिला। तो आज की स्थिति में जो सरकारी नौकरियां हैं, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस और अदर आईएफएस, जो भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सीनियर क्लास 1 की अच्छी नौकरियां हैं, उनमें जब उनके पास पैसा आया तो तैयारी की। और जो 27% आरक्षण है मोदी जी की सरकार में, यानी 10 साल के अंदर आधे लगभग यादव आ जाते हैं 27 में, जबकि आबादी आधी नहीं है। क्यों आ जाते हैं? कि उनके नेताओं ने हौसला से, हिम्मत से काम किया और हिम्मत से काम करने के साथ अपने लोगों को मजबूत किया, स्वतंत्र रूप से काम किया, बहादुरी से काम किया, हिम्मत से काम लेने के बाद अपने लोगों को लाभ दिलवाया जो उनका हिस्सा था। इससे वो आज लोधी की तुलना में प्रशासन में, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, पुलिस में कम से कम 20 गुने आगे हैं। ठेकेदारी में, उद्योग में, व्यापार में कम से कम 20 गुने, और लोधी 20 गुना पीछे हो गया है, जबकि कहीं शुरुआत में लगभग बराबर स्थिति में थे। तो इस वीडियो से, हमारे इस रहस्योद्घाटन से लोधी जाति को चिंतन और मंथन करना पड़ेगा कि आपकी जाति के कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, बेचारे भोले भाले सीधे हैं, सज्जन हैं, जाति के नाम पर रिश्तेदारियां जोड़ करके वो लोधी जाति के नेताओं को समर्थन देते हैं। और लोधी जाति के नेता ब्राह्मणवादियों के एक कहिए षड्यंत्र में फंस के केवल अपने लाभ के लिए कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है केंद्र और प्रदेश में, कोई एमपी एमएलए बन जाता है, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों के भी लिए न्याय और हिस्सेदारी का काम नहीं कर पाता है। तो ऐसी जो स्थिति में चिंतन और मंथन समाज के लोगों को करना पड़ेगा और सोच समझ करके समर्थन देना पड़ेगा। और जो लोधी जात के समझदार, जागरूक, सच्चे समाज सेवी और जो महासभाएं चला रहे हैं, उनका दायित्व बनता है कि अगर वो जाति को अपना परिवार मान रहे हैं, लोधी जाति को राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय लोधी महासभा, लोधी क्षत्रिय महासभा, लोधी राजपूत महासभा और लोधा लोधी लोध महासभा जो बनाए हुए हैं, तो पूरे देश के लोधी उनके परिवार के सदस्य हो गए। तो उनके परिवार के सदस्य होने के नाते वो गार्जियन, जो अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के, उनका दायित्व बनता है कि वो परिवार के गार्जियन हैं, राष्ट्रीय परिवार के, प्रदेश परिवार के। तो उनके परिवार के जो मेंबर हैं, कहाँ कितने भूखों मर रहे हैं, कुपोषित हैं और उनको इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, कहाँ तड़फ रहे हैं, कहाँ रोजगार के लिए पैसे नहीं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, कहाँ गरीबी में आपस में झगड़े हो रहे हैं, ये मजदूर और मजबूर बना दिए गए, लाचार बना दिए गए हैं। उसके ऊपर इन सच्चे समाज सेवियों को, जो महासभाएं संगठन बनाए हुए, उनको चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे जो प्रदेश और राष्ट्रीय रूपी परिवार में सबसे करीब, सबसे कमज़ोर कौन है, उसको पहले हम मदद करें, उसको रास्ता दिखाएं, उसको सहारा दें। जैसे एक गार्जियन अपने बच्चों को, जो सबसे कमज़ोर होता है, उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, उसको भी बराबर लाने की कोशिश करता है और लाता है और उस पर ज़्यादा ध्यान देता है,
तो ये अगर सच्चे समाज सेवी हैं तो पहले सबसे कमज़ोर व्यक्तियों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, उनके पास खुद का फंड भी होता है, सरकार के पास फंड होता है, तो उसका उपयोग करके, उसकी योजनाओं का उपयोग करके उन लोगों को महंगी शिक्षा, महंगे इलाज, महंगे मकान जो उनको हासिल नहीं है, 1000 में 999 को भी हासिल नहीं है, और पैसा उन्हीं का है, वो टैक्स देते हैं, जो भी कमाते हैं 10,000, 20,000, 50,000 रुपये महीना, उसमें से जो भी सामान खरीदते हैं, सेवाओं में खर्च करते हैं, उसमें सभी में सरकार का 50 और 60% टैक्स लगा होता है। उस टैक्स से सरकार के पास लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा होता है, और उससे जो योजनाओं के लिए, यानी महंगे इलाज के लिए, महंगी शिक्षा के लिए, महंगे मकान के लिए, इस लोधी बिरादरी के कमज़ोर वर्ग के लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि वो अपनी आधी कमाई टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं सभी सामान खरीदने पर। तो ये हमारे लोधी समाज के सभी जागरूक लोगों को इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि जब हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती है तो हमारी हिस्सेदारी हमको चाहिए, और आगे हम उसी को वोट देंगे जो हमारी हिस्सेदारी के लिए एग्रीमेंट करेगा, एफिडेविट देगा, शपथ पत्र देगा कि हम आपको जो हमारे पास सुविधाएं हैं, जिस स्तर की परिवार की जो हमारी हैसियत है, उसमें हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दिला पा रहे हैं, और इलाज की जो व्यवस्था में हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, पैसा उपलब्ध है और रहने की सुविधा है, वो अपने प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक जाति के सदस्य को दिलवाएंगे। नहीं दिलवाते हैं तो हमारी संपत्ति जब्त और आजीवन कारावास। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, अड़ेंगे नहीं, अपनी ताकत समझिए, आप में बहुत बड़ी ताकत है, आप खुद जिम्मेवार हैं, आप संगठित नहीं हैं, गरीब गरीब आपस में लड़ रहे हैं, और लुटेरों के साथ में आप जाके वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं, चरण वंदना करते हैं, मालाएं डालते हैं। इसको समझिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए। जो भी नेता बने, ये भी पहले गरीब थे, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे कल्याण सिंह जी हों, चाहे उमा भारती हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे लालू प्रसाद हों, चाहे नीतीश कुमार हों, इनके सभी के पिताजी किस स्थिति में थे ये देश के सभी लोगों को पता है। बिल्कुल ही साधारण से साधारण परिवार के मेंबर थे, मतलब कहिए गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोग थे कुल मिला के, इनके जो पिताजी योग थे। और इन सभी नेताओं ने अपना हौसला बुलंद किया, अपनी ताकत समझी जनतंत्र में, और संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद आज वो राष्ट्रीय पटल पर सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक, आर्थिक और शासन प्रशासनिक क्षेत्रों में वो आगे आए। बहुत अच्छी बात है, और कुछ लोगों को एक उदाहरण के नाते उनको प्रस्तुत किया गया। तो इसलिए जब ये लोग आगे आ सकते हैं, आप भी आ सकते हो, आओगे, निश्चित आओगे। भले आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, MP, MLA न बनो, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA आपके इशारे पर काम करेंगे, करना ही होगा। पहले आप आपस में संगठित होइए, और आपकी बहुत बड़ी संख्या है, और अपने जैसे हर जाति के गरीब लोगों को यूनाइट करके, बेरोजगार लोगों को यूनाइट करके, जागृत करके जो कार्यक्रम है अपने विधानसभा स्तर पर, अपने क्षेत्रों में बनाइए। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर शोषित, पीड़ित, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं और SC ST की जातियां हैं, उनमें किसी के भी काल में आज़ादी के 75 साल बाद जो भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, केंद्र में मंत्री रहे हों, प्रदेशों मंत्री रहे हों, MP MLA रहे हों, मिनिस्टर रहे हों, उनके किसी भी जाति के लोगों का 75 साल में 10% भी भला नहीं हुआ है। 10% तो बहुत है, 5% भी उनको हिस्सेदारी नहीं मिली है। हम मान भी लें कि सत्ता में सरकार के द्वारा 1-2% अपनी अपनी जात के लोगों को हिस्सेदारी
दे भी दी हो और 10-5% वो अपने प्रयास से आगे बढ़ गए हों, तब भी 10% से ज़्यादा विकसित लोग, विकास मतलब SC ST OBC की किसी भी जाति के लोग 10% भी मतलब देश की राजनीति, देश की आर्थिक स्थिति, देश की खुशहाली, देश के विकास में नहीं आ पाए। अब जो SC ST OBC के 90% लोग हैं जिनकी आमदनी मात्र 30,000 रुपये तक ही है और किसी की तो 10,000 रुपये महीने ही है, इनमें से आधी आबादी जो है 10,000 रुपये महीने भी जिनकी आमदनी नहीं है, और उनमें से भी अगर कहें तो 25% लोगों की आमदनी तो 5-6 हज़ार रुपये महीने भी नहीं है, जिनके घर में कुछ ठीक से कमाने वाले लोग नहीं है, काम नहीं मिल रहा है। तो इन सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा। आप 100 में 99 लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बुरी तरह परेशान हैं, और 1000 में 999 वाले लोग भी परेशान हैं। जैसे अगर हम कहें कि 1 लाख की आमदनी वाला थोड़ा सा अपना काम चला सकता है महीने में, तो 1 लाख की आमदनी वाले कोई पैसे वाले नहीं कह सकते हैं आप। अगर उसको भी 20 लाख रुपए इलाज में, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा में लग जाए तो वो भी बराबर हो जाता है और घाटे में पहुंच जाता है, माइनस में हो जाता है। तो 1 लाख की आमदनी वाले आपको 1000 में एक आदमी मिलना मुश्किल है, तो वो गुजारा कर रहा है। और हम 50,000 रुपये की आमदनी वाले कहें तो 100 में एक भी मिलना मुश्किल है। तो वो 50,000 रुपये की आमदनी वाले जब इतनी बड़ी संख्या में हैं तो वो संगठित हो, जिस दिन 20% भी इनमें से संगठित हो जाएंगे, और होना ही पड़ेगा, तो निश्चित रूप से जैसे वो चलाएंगे देश को चलना पड़ेगा, चलेगा। और इनको लूटने वाले कमीशनखोर भ्रष्टाचारी जो इन्हीं गरीबों को टैक्स के पैसे को बजट में इकट्ठा होता है, इसको कमीशन में लूट करके, विदेशी कर्जे में डेवलपमेंट होता है उसको लूट करके देश और विदेश में हजारों करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं और सरकार से बड़ा लाभ उठा रहे हैं। जैसे कि सरकारों को चंदा देते हैं उसी लूट में से, और अगर 100 रुपये चंदा देते हैं तो 1 लाख रुपए कमाते हैं, ये सभी जानते हैं। इसलिए जो वास्तव में यदि सच्चे समाज सेवी हैं, जाति सेवक हैं, जाति सभा के पदाधिकारी हैं, या समाज सेवा की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो इन लोगों को जागरूक और संगठित करना पड़ेगा। तभी वो धर्म का, यानी जागरूकता का, न्याय का, मानवता का और न्याय की बात कर सकते हैं। अन्यथा वो न्याय की बात करने के और धर्म की बात करने के, राष्ट्र की बात करने के कहीं से भी अधिकारी नहीं हैं। तो मित्रों, आप जागिए, देश भर में जन जागरण अभियान चल रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्ग को हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी को जगा रहे हैं, यानी गरीबों को भी जगा रहे हैं जिनको कुछ नहीं मिला है, जिनकी आबादी बहुत बड़ी है, बता ही चुका हूँ, 100 में 99% है। देश में भी उनकी आबादी 100 में 90% है। तो वो लोग राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, और निश्चित रूप से केंद्रीय कमेटी उसकी बन रही है, बनी हुई भी है, विस्तार हो रहा है, स्टेट कमेटियां भी हैं, जिला कमेटियां भी हैं, वो और विधानसभा कमेटियां भी हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान सरकारों से भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ के माध्यम से कराया जा रहा है, और सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता जनतंत्र में बड़ी है और जनता जो चाहेगी उसी अनुसार से सरकार को चलना पड़ेगा। तो अपनी ताकत पहचानिए, निराशा और हीन भावना, मजबूरी छोड़िए, कोई कहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। आप संपर्क करिए और निश्चित रूप से जुड़िए। हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9711539237 है, और इस पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं। निश्चित रूप से आप अपने जो सपने हैं उनको साकार करोगे, और लगातार संपर्क रखिए। इस वीडियो को आप सभी जगह भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, जागरूक करिए, और आपका भी कोई अपना अच्छा सुझाव विचार है
उसको अवश्य भेजें। इसके लिए हमारी टीम आपकी सतत आभारी रहेगी और निश्चित रूप से आप सभी के खुशहाली बरकरार होगी, स्थायी खुशहाली होगी, स्वाभिमान सम्मान बरकरार होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।